Hello students, this is Deepti and welcome to our channel The Learning Hub। कल हमने क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट किया था, उसका पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे जिन्हें हम ब्रेवे सिस्टम भी कहते हैं, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम या जिसे हम ब्रेवे सिस्टम कहते हैं, ये पहली बार दिया था फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रेविस। इन्होंने 1848 में दिया था। इन्होंने जो लैटिस पॉइंट होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, ये जो लैटिस पॉइंट हैं, इनको 14 डिफरेंट टाइप्स में जोड़ा, और 14 डिफरेंट टाइप्स में जोड़ने के बाद स्ट्रेट लाइन से हमें पता है जैसा कि इन्हें जोड़ा जाता है, और 7 डिफरेंट टाइप्स के हमें यूनिट सेल मिले। कौन कौन से हैं वो यूनिट सेल? ये रहे। सबसे फर्स्ट है क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट हेक्सागोनल, नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, नेक्स्ट मोनोक्लिनिक एंड लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। ये 7 डिफरेंट टाइप्स के हमें यूनिट सेल सिस्टम मिले हैं। सबसे सिंपल क्यूबिक, फिर मिला हमें टेट्रागोनल, नेक्स्ट हमें मिला ऑर्थोरोम्बिक, फिर हमें मिला हेक्सागोनल, नेक्स्ट हमें मिला रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। कैसे कैसे ये मिला हमें, तो हमें लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं, इन एक्सिस के अलोंग में 3 एजेस रहती हैं, ए, बी और सी। अब जब ए, बी और सी एक्सिस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाए तो वो अलग अलग तरह से हमें यूनिट सेल दे सकती हैं। और इनके बीच में जो ये 3 एंगल हैं, एंगल अल्फ़ा, एंगल बीटा और एंगल गामा, जब इनमें फ़र्क आ जाए और एज ए, एज बी और एज सी में अगर हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते जाएं तो हमें ये 7 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल स्ट्रक्चर मिलता है। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जब तीनों एक्सिस पर ये जो एजेस मौजूद हैं ए, बी और सी, और इनके बीच का जो एंगल है अल्फ़ा, बीटा और गामा, जब एज ए, बी और सी इक्वल हो और एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा ये भी इक्वल हो 90 डिग्री के, तब हमें सबसे सिंपल टाइप का क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है, या सबसे सिंपल टाइप का यूनिट सेल मिलता है। सबसे पहला है ये ब्रेविस का, इसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमें कब मिलेगा? जब कोई भी 2 एज बराबर हो और तीसरी एज बराबर ना हो। सपोज़ करो ए और बी हमारा इक्वल है, लेकिन ये सी के इक्वल नहीं है। हमारी इसमें लेंथ और ब्रेथ हम इक्वल मान लेंगे और हाइट को थोड़ा सा फ़र्क मान लेंगे, तब हमारा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा हमारा टेट्रागोनल। इसमें भी अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के इस तरह से परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये एंगल फॉर्म करेंगे एकदम से 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक कब बनता है? जब तीनों ही एजेस ए, बी और सी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल ना हो, कहीं से भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल ना हो जब किसी भी यूनिट सेल की, तब फॉर्म होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। इसमें जो एंगल फॉर्म करेंगे, एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 90 डिग्री पर ही फॉर्म होगा। ये अल्फ़ा, बीटा, गामा एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ऑर्थोरोम्बिक में, पर ये इनकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में देखा था, वैसा यहाँ ऑर्थोरोम्बिक में नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 2 एंगल फॉर्म होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा और बीटा जो 2 एंगल होंगे, अल्फ़ा और बीटा, ये तो होंगे हमारे 90 डिग्री के, पर जो एंगल गामा फॉर्म होगा ये होगा हमारा 120 डिग्री पर।
और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब बनेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को आप मान सकते हैं लाइक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक। ये हो गया AH, ये हो गया हमारा BH और इसकी हाइट CH, ठीक। इनके बीच में जो एंगल बनेगा अल्फ़ा और बीटा A और B के बीच में, ये तो होगा 90 डिग्री का, पर जो एंगल्स गामा फॉर्म हो रहा है हमारा वो हो रहा है यहाँ पर 120 डिग्री का। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एज A और एज B इक्वल है, एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्री, पर एज जो C है वो इक्वल नहीं है और एंगल गामा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर हमारा 120 डिग्री। ये जो एंगल फॉर्म होगा हमारा ये होगा 120 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में सिंपल क्यूबिक की तरह ही होता है कुछ कुछ। एज A, एज B और एज C ये तीनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगी, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की इक्वल रहेगी, पर इनके बीच में जो एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा फॉर्म होगा ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ये आपस में इक्वल हो सकते हैं पर ये 90 डिग्री के इक्वल कभी भी नहीं होंगे रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में। क्या पढ़ा अभी तक हमने? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में एज A, B और C तीनों ही इक्वल हैं। इनके बीच का जो एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा ये भी इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू भी 90, बीटा की वैल्यू भी 90 और गामा की वैल्यू भी 90 डिग्री, ठीक। सबसे आसान है ये। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में कोई भी दो एज, हमने सपोज कर लिया यहाँ पर एज A और B इक्वल है, पर एज C A और B के इक्वल नहीं है। टेट्रागोनल में एज इक्वल नहीं होती हैं, कोई भी दो एज इक्वल होंगी, तीसरी एज इक्वल नहीं होगी, पर जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, बीटा और गामा ये इक्वल रहेगा 90 डिग्री के, ठीक। नेक्स्ट हम आए ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में हमने क्या देखा कि एज A इज़ नॉट इक्वल टू एच B इज़ नॉट इक्वल टू एच C। यहाँ पर कोई भी एज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, पर एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा 90 डिग्री के इक्वल है। तीनों समझ में आए। नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमने क्या देखा कि एज A और B इक्वल है पर एज C इक्वल नहीं है। जो टेट्राहेड्रल का पहला कैरेक्टर है कि एज A, B इज़ इक्वल टू ईच अदर बट एज C इज़ नॉट इक्वल, सेम हेक्सागोनल में भी है। एज A इज़ इक्वल्स टू एज B बट एज C इज़ नॉट इक्वल टू एज C, और इनके बीच का जो एंगल है, क्योंकि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रही है इसलिए दो एंगल फॉर्म होंगे। अल्फ़ा बीटा के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का फॉर्म, और जो गामा एंगल है हमारा वो एंगल होगा हमारा एग्जैक्टली 120 डिग्री का। नेक्स्ट हमारा आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में सिंपल क्यूबिक की तरह ही होगा, एज A, B और C तीनों इक्वल, पर यहाँ पर फ़र्क क्या आ जाता है एंगल का। अल्फ़ा, बीटा और गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं पर ये 90 डिग्री से अबव होंगे या बिलो 90 डिग्री होंगे, पर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ये कट नहीं करते। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा? मोनोक्लिनिक तोड़ के समझिए इसे, मोनो और क्लिनिक मतलब इसमें एज A इज इक्वल्स टू एज B बट एज C इज़ नॉट इक्वल टू एज C, और अल्फ़ा, बीटा और गामा ये जो तीन एंगल हैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, पर जो एक सेकेंड,
मोनोक्लिनिक में क्या है कि जो ये 3 एज हैं एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के अलोंग ए, बी एंड सी, यहाँ पर ए बी एक दूसरे के इक्वल होगी, पर जो एज सी है वो ए और बी के इक्वल नहीं होगी। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एंगल अल्फ़ा है और एंगल गामा, ये दोनों 90 डिग्री पर कट करेंगे, पर जो एंगल यहाँ पर बीटा बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड या थोड़ा सा झुका हुआ स्ट्रक्चर हमें मोनोक्लिनिक का नज़र आता है। थोड़ा सा झुका हुआ 90 डिग्री पर, दो एंगल 90 डिग्री पर कट करेंगे पर एक एंगल 90 डिग्री पर कट नहीं करेगा, दैट इज़ बीटा एंगल। लास्ट वन है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, ना तो एजेस होंगी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और ना ही तीनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और ना ही ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक, एक बार और हम इसे दूसरी स्लाइड से अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने क्रिस्टल क्लास का देखा, या 7 ब्रेविस सिस्टम जो है उसमें हमने सबसे पहला देखा था क्यूबिक। क्यूबिक में क्या था, जो एक्सियल डिस्टेंस था, एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस था यहाँ पर ए बी, और ये ए बी और सी, ये तीनों ही इक्वल थे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे थे। जब कोई भी तीन एंगल 90 डिग्री पर कट कर रही हों और तीनों ही एजेस इक्वल हों, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, वो किस टाइप का होगा। 3 हमने कल पढ़े थे आपके 4, पहला पढ़ा था प्रिमिटिव और एक पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव। ठीक, प्रिमिटिव में सबसे कॉमन या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, और जो नॉन प्रिमिटिव है उसमें 3 बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड और एज सेंटर्ड, ये हमने टोटल 4 टाइप के यूनिट सेल स्ट्रक्चर पढ़े थे। अब ये यूनिट सेल स्ट्रक्चर इस ब्रेविस सिस्टम स्ट्रक्चर में किस तरह से कंपाइल हो रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वो प्रिमिटिव होगा, या वो बॉडी सेंटर्ड होगा, या वो फेस सेंटर्ड होगा, या वो एज सेंटर्ड होगा, क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो हमारा फॉर्म हुआ है 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, यहाँ से हर तरह से 90 डिग्री पर है, तो ये प्रिमिटिव क्लास का है। प्रिमिटिव क्लास के साथ साथ ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड भी रहेगा। कैसे, ये रहा हमारा क्यूब, दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा क्यूब, ये ए, ये बी, और हमने इसको मान लिया ए बी, और ये रहा हमारा सी। ठीक, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर हैं। ये पॉइंट हमारे हो गए लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट हमने बोला था, ये हो गया प्रिमिटिव का एग्जाम्पल। अब इसी के साथ बॉडी सेंटर्ड में क्या था कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट है, और फेस सेंटर्ड में क्या था, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस पर प्रेजेंट है। ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, क्यूबिक फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो प्रिमिटिव में सपोज करिए ये है हमारा एक क्यूब, 3 बनाते हैं हम यहाँ पर क्यूब, तीनों को अलग अलग तरह से समझते हैं, और एक यहाँ ड्रॉ करते हैं हम अपना क्यूब। अब इसमें पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल
किस तरह से पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने टाइप के यूनिट सेल बन सकते हैं। पहला हम देख रहे हैं प्रिमिटिव, समझ में आ गया हमें, बहुत ही आसान है ये तो, कि यहाँ पर इसके लैटिस पॉइंट पर बिल्कुल कॉर्नर्स पर अगर हमारा लैटिस या पार्टिकल हमारा प्रेजेंट हो जस्ट बिल्कुल कॉर्नर्स पर, तो वो हमारा होगा प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स के साथ साथ विद इन द बॉडी, बॉडी के जस्ट अंदर सब कोई स्क्वायर आप इमेजिन करिए, उसके सारे ही कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये जो 8 कॉर्नर्स, इन 8 कॉर्नर्स के साथ साथ उसके अंदर बिल्कुल मिडिल में एक और पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक, 90 डिग्री पर होगा, तो ये भी क्यूबिक फॉर्म करेगा। कैसा क्यूबिक होगा ये, बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट हमारा बता रहा है इसमें फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कोई भी दो ऑपोजिट फेस, या तो वो लेफ्ट राइट हो, या अप और डाउन हो, या फ्रंट और बैक हो। कल समझाया था जैसे कि 8 कॉर्नर्स, दीज आर द 8 कॉर्नर्स। फेस सेंटर्ड में कोई भी दो ऑपोजिट फेजेस, हमने एक राइट ले लिया और एक लेफ्ट ले लिया, ठीक। तो ये 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है जब हमारा सिंपल क्यूबिक हो। नेक्स्ट है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है कि 2 तो इक्वल होंगी और एक हमारी अनइक्वल होगी। यहाँ पर A इसे मान लिया, B मान लिया और इसको C मान लिया। A और B आपस में इक्वल हैं, पर C इज़ नॉट इक्वल टू A एंड B। तीनों ही परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो तीनों ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं। और प्रिमिटिव तो आपको सब में ही मिलेगा। यहाँ पर भी इसके 8 कॉर्नर्स पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, जिसका भी ये यूनिट सेल बना हुआ है ये प्रेजेंट है। इसके साथ साथ इस यूनिट सेल के अंदर, बॉडी सेंटर्ड बोल रहा है तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिल्कुल बॉडी में, मिडिल में, बिल्कुल उसके उस सेल के विद इन द बॉडी, और वो भी मिडिल में प्रेजेंट होगा, तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा टेट्रागोनल। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, जैसे कि हमने यहाँ देखा था ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में कि यहाँ A, B और C तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में। पर ये जो एंगल फॉर्म करेंगे, एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों ही एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और 90 डिग्री होंगे। इस तरह से जो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है हमारा वो प्रिमिटिव होगा। 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे तो ये प्रिमिटिव होगा, और बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड या एज सेंटर्ड। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में रिंग स्ट्रक्चर मैंने समझाया था, रिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ये कुछ बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म करेगा। इस तरह से A और B तो इक्वल होंगे पर C इज़ नॉट इक्वल। 2 तरह के एंगल फॉर्म होंगे A और B, या अल्फ़ा और बीटा के बीच में एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का, और जो एंगल गामा है वो होगा हमारा 120 डिग्री का, ठीक। अब इस तरह का जब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा तो इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि इसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही जो लैटिस पार्टिकल है, जिसका वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिस भी चीज़ का वो बना हुआ है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, या वो कोई भी आयन हो, तो जब हेक्सागोनल अगर अरेंजमेंट है उन लैटिस पार्टिकल्स का, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि वो प्रिमिटिव ही बनाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल ही वो फॉर्म करेगा, सिर्फ उसके कॉर्नर्स पर ही, या जो ये लैटिस पॉइंट कहलाते हैं, यहीं पर ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पाए जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, जिसे हम बोलते हैं। रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर सिमिलर टू क्यूबिक, बट डिसिमिलैरिटी या थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, सिर्फ एंगल का। A, B और C तीनों ही इक्वल रहेंगे, पर अल्फ़ा, बीटा और गामा थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, झुका हुआ रहेगा, तो अल्फ़ा, बीटा और गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। या तो ज़्यादा होंगे 90 डिग्री से, या 90 डिग्री से वो बिल्कुल
कम होंगे, और यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ प्रिमिटिव बनाएगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा या कम का केस आ गया है। नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक वेरी सिंपल, अल्फ़ा, पहले हम एजेस देखते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। कोई भी एजेस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों ही एजेस ए, बी और सी एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगी, बट यहाँ जो एंगल है अल्फ़ा और गामा, ये इक्वल रहेगा हमारा 90 डिग्री का, और जो बीटा एंगल फॉर्म होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से प्रिमिटिव तो होगा क्योंकि एजेस मिल रहे हैं, एजेस हैं तो इसमें लेटिस भी होगा या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। इसके साथ साथ ये एंड सेंटर्ड कहलाएगा। अभी एक और स्लाइड है उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम के थ्रू। लास्ट है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ए, अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं है और ना ही इनकी कोई भी एजेस एक दूसरे के इक्वल हैं। एक बार हम ये सारा सम अप करते हैं डायग्राम से। ये देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि प्रिमिटिव, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। जब सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे क्यूबिक, क्यूबिक से शुरू करते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर सबसे पहले क्यूबिक ही समझा था। क्यूबिक में एक सेकेंड, क्यूबिक में क्या है, इस क्यूब के ये जो लेटिस पॉइंट है यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसके साथ साथ क्यूबिक में उसके लेटिस पॉइंट पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। उसके साथ साथ जब बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी के बिल्कुल बीच में विद इन द बॉडी, और फेस सेंटर्ड है, FCC जब है तो ये कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस पर भी प्रेजेंट है। तो इस तरह का एंगल जो फॉर्म, इस तरह का क्यूब जब फॉर्म होगा तो वो या तो प्रिमिटिव होगा या बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा या वो कहलाएगा हमारा फेस सेंटर्ड। ठीक, टेट्रा क्यूबिक के बाद हम देखेंगे इसमें हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या दिखाया है, टेट्रागोनल में क्यूब फॉर्म हो रहा है प्रिमिटिव टाइप का, क्योंकि अल्फ़ा, बीटा और गामा ये जो तीन एंगल हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद इन द बॉडी भी प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो ये बॉडी सेंटर्ड भी है। क्यूबिक हो गया हमारा, टेट्रागोनल हो गया। टेट्रागोनल के बाद आते हैं हम अपना ट्राइगोनल पर। ठीक, ट्राइगोनल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का है। यहाँ कहीं और पॉसिबिलिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलने की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। अल्फ़ा, बीटा, गामा एक दूसरे के इक्वल हैं पर ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का ही यूनिट सेल फॉर्म करेगा। हमारा हो गया क्यूबिक, ट्राइगोनल और टेट्रागोनल, तीन हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे हेक्सागोनल पर। हेक्सागोनल में क्या है, हेक्सागोनल में ये जो एंगल हैं अल्फ़ा और बीटा ये तो 90 डिग्री के बीच में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा ये तो 90 डिग्री के फॉर्म कर रहे हैं, पर जो एंगल गामा है वो 90 डिग्री पर नहीं कट कर रहा, 90 डिग्री पर कट नहीं कर रहा, तो ये कहाँ पर रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप पर। एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी यूनिट सेल के फॉर्म होने में। किस टाइप का रहेगा, वो प्रिमिटिव रहेगा, बॉडी सेंटर्ड रहेगा, फेस सेंटर्ड रहेगा या एज सेंटर्ड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ट्राइगोनल हो गया, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और क्यूबिक हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में
जो भले ही एजेस ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी है, पर यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा और गामा इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। इसीलिए यहाँ पॉसिबिलिटी है कि जो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर हमारा, ऑर्थोरोम्बिक जो सिस्टम है वो चारों ही टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। प्रिमिटिव भी हो सकता है, बेस सेंटर्ड हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, एज सेंटर्ड हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं चारों ही डायग्राम हैं, चारों ही यूनिट सेल होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में दो अल्फ़ा और बीटा, सॉरी अल्फ़ा और गामा यहाँ पर 90 डिग्री में है, बट जो एंगल बीटा है वो हमारा 90 डिग्री पर नहीं है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव तो बनेगा। प्रिमिटिव आप देख सकते हैं सभी में पॉसिबिलिटी है प्रिमिटिव बनने की, क्योंकि ये एक क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। और मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव के साथ साथ यहाँ पर बन रहा है हमारा बेस सेंटर्ड, मतलब कि एक बिल्कुल नीचे, मतलब हम बोल सकते हैं उसको एक डाउन और एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। यहाँ दो हमारे ये पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, एक बेस पर और एक ऊपर साइड में। लास्ट है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ना तो एजेस एक दूसरे के इक्वल है और ना ही जो एंगल बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का ही हमारी पॉसिबिलिटी है कि यूनिट सेल बन सकता है। ठीक, आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंटेड इन अ यूनिट सेल, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं, पहले हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पर। पहला है इफ़ अ पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल is shared by 8 other unit cell, therefore each particle has contribute of 1/8 of the unit cell। क्या मतलब हुआ कि किसी भी पार्टिकल में किसी भी यूनिट सेल में जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं वो अगर यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं तो वो 8 कॉर्नर्स होंगे, वहाँ पर होंगे। तो हर एक लेटिस पॉइंट में कितना होगा, एक एक प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, इफ़ अ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द फेस पर प्रेजेंट हैं तो कोई किसी भी दो ऑपोजिट फेस पर प्रेजेंट रह सकते हैं। तो यूनिट शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, इसीलिए देयरफॉर ईच पार्टिकल हैज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हर एक पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। जैसे 8 पार्टिकल्स ऊपर हैं 8 कॉर्नर्स पे, तो हर एक पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/8। इसी तरह अगर फेसिस पे प्रेजेंट है तो उनका क्या रहेगा, 1/2। थर्ड पॉइंट हमसे कह रहा है इफ़ अ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द एज, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एज पर प्रेजेंट है किसी भी यूनिट सेल के, तो एज पर प्रेजेंट हैं तो 4 यूनिट सेल होंगे। तो हर एक जो पार्टिकल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/4। दोबारा समझिए, यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल है, प्रिमिटिव टाइप की अगर यूनिट सेल है तो उसमें 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स, तो हर एक पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 1/8। इसी तरह अगर फेस पर आते हैं हम, फेस सेंटर्ड पर, तो किसी भी दो ऑपोजिट फेस पर प्रेजेंट रहता है, दो ऑपोजिट फेस पर होंगे तो एक फेस के पर एक पार्टिकल होगा तो 1/2 कंट्रीब्यूशन रहेगा। एजेस पर आते हैं तो 4 प्रेजेंट रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो हर एक एज पर कितना रहेगा, 1/4 रहेगा। नेक्स्ट, इफ़ अ पार्टिकल प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ यूनिट सेल, अब विद इन द बॉडी है, बॉडी के अंदर ही है, उस क्यूब के अंदर ही प्रेजेंट है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक है, सिंगल है, कहीं भी शेयरिंग नहीं है उसकी, विद इन द बॉडी बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, तो वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1 मानेंगे हम उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को। एक बार और समझेंगे इसे। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो
पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम पॉसिबल हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहला हम देखते हैं कि हमारा प्रिमिटिव सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स या एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इसके 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक, 8 कॉर्नर्स। अब 1 एटम और एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर एक ही एटम है, ठीक। इस तरह से टोटल 8 एटम्स ऑन 8 कॉर्नर्स। तो 8 एटम्स प्रेजेंट हैं 8 कॉर्नर्स पर, 8 कॉर्नर्स है, हर एक कॉर्नर पर एक एटम, तो टोटल 8 एटम 8 कॉर्नर्स पर हो गए। अब एक जो एटम है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम कितना रहेगा, 1/8। हमने ईच एटम का पूछा है तो 1/8। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कितना रहेगा, 1/8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 इज इक्वल्स टू 1। प्रिमिटिव सेल में, इसको लर्न करना है, प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है, ओनली 1, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम अपना फेस सेंटर्ड पर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कितना रहेगा, प्रिमिटिव में कितना था हमारा 1, तो ये जो फेस सेंटर्ड है यहाँ कितना रहेगा, फेस सेंटर्ड में समझिए 8 कॉर्नर्स तो है ही, 8 कॉर्नर्स में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमारा क्या निकल कर आया था, 1, ये तो है ही। इसके साथ साथ और क्या रहेगा, एटम प्रेजेंट ऑन ईच सेंटर ऑफ ईच फेज, एटम प्रेजेंट ऑन द सेंटर, एटम प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ ईच फेज। 2 फेजेस पॉसिबिलिटी है कि एक साथ 2 फेजेस पर ही हो सकते हैं, तो ये रहे ऑपोजिट 2 फेजेस, ठीक, अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, बैक एंड फ्रंट, फ्रंट एंड बैक, ठीक। तो एक साथ 2 पे रह सकते हैं, तो 1/2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब एटम प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ 6 फेजेस, टोटल 6 फेज हैं, 1 2 3 4 5 और 6, आगे और पीछे वाला 5 और 6। तो टोटल नंबर कितना रह जाएगा, एटम प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ 6 फेजेस 3, 1/2 इंटू 6 फेजेस जो है, तो टोटल 3 आ गया। तो इस तरह से हम टोटल नंबर हमारा कितना निकल कर आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट 1 ये और 3 ये, 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ 4 निकल कर आ गया। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में कैसे होगा, बॉडी सेंटर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है ही। अब 8 कॉर्नर्स पर 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल में कितने रहेंगे, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1, ये 8 से 8 कैंसिल, ठीक। अब एटम प्रेजेंट विद इन द सेल, क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड है तो ये विद इन द सेल भी, इसमें ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लू, ठीक, ये भी है, एक ये ब्लू वाला विद इन द सेल, और एक नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमारा कितना निकला था, 1, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया हमारा 2। तो बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे, बॉडी सेंटर्ड में कितने मिले हमें, बॉडी सेंटर्ड में कितने मिले, यहाँ पर 2 मिले, ठीक। ये एक बार और देखिए, सिंपल क्यूबिक में हर एक एज पर प्रेजेंट 8 एजेस, या सॉरी एजेस नहीं, कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट 1/8 एटम एट 8 कॉर्नर्स। तो सिंपल क्यूबिक में कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। बॉडी सेंटर्ड में आइए, हर एक कॉर्नर पर 1 1, इस तरह से 1/8 एटम एट 8 कॉर्नर, और एक हमारा ये सेंटर में जो आपको दिख रहा होगा बड़ा सा 1 एटम एट सेंटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
कैलकुलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फेस सेंटर्ड हमने पढ़ा। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, दीज आर द कॉर्नर्स। तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स, तो 1 हो गया ये टोटल। अब यहाँ पर फेस सेंटर्ड हैं, 2 ऑपोजिट फेसेस पर रहेगा। टोटल फेसेस होते हैं हमारे 6 और पॉसिबिलिटी है कि ऑपोजिट फेस पर होंगे, तो 1/2, तो यहाँ निकल कर आएगा हमारा 3। तो 1 + 3 = 4। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ बॉडी सेंटर्ड का बताएंगे कितना नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पॉसिबल है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो। आज हमने काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करी। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई हो आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक ऑलवेज़ वेलकम है इस चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियोज़ आपको अपलोड करूँ, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है पूरे देश में। तो मेरी ये कोशिश है कि जो भी नेक्स्ट ईयर बोर्ड में अपीयर होने वाले बच्चे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़े, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ अपनी शुरू की है। कोशिश है कि 11th क्लास का भी जल्दी ही शुरू करेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी भी तरह का फीडबैक हमेशा वेलकम रहेगा इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।